नमस्कार, कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। इंडिया जीके पीवाईक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट आज की क्लास में हम करेंगे और जितनी भी क्लासेस है वो सारी की सारी आपको प्ले लिस्ट में सीक्वेंस में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर भी आप इसको देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, द बुक पहला गिरमिटिया वाज रिटन बाय। पहला गिरमिटिया पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? सबसे पहले अगर मैं कहूँ ये शब्द जो है पहला गिरमिटिया, ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। और किसको कहा था? खुद को कहा था। क्यों कहा था इसके बारे में हम समझते हैं। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे भारतीय मजदूर विदेशों में मजदूरी करने के लिए जाया करते थे और जब मजदूरी करने के लिए जाते थे उनका एक एग्रीमेंट साइन होता था। एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्योंकि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अपने यहाँ के इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो एग्रीमेंट को क्या बोलते थे? वो बोलते थे इसको गिरमिट। और इसी गिरमिट से जो शब्द बना वो बना आपका गिरमिटिया। जैसे कि मैंने आपको बताया विदेशों में बहुत सारे मजदूर जाया करते थे। वहीं पे 1893 में महात्मा गांधी जाते हैं, इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका आते हैं और आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में उनको चलती ट्रेन से उतार दिया गया था। उनके साथ रंग भेद की नीति के कारण भेदभाव उनके साथ किया गया था। तो महात्मा गांधी को ये लगा कि जब मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो जो भारतीय मजदूर है उनके साथ तो कितना ही भेदभाव हो रहा होगा, है ना। तो इसलिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले खुद को क्या कहा? खुद को कहा पहला गिरमिटिया। महात्मा गांधी ने खुद को पहला गिरमिटिया कहा ताकि जो वहां के मजदूर है, जो भारतीय है, वो खुद को मुझसे अलग ना समझे और ये समझे कि मैं भी इन्हीं के साथ हूं। ठीक है। तो इस पुस्तक को जो राइटर है वो कौन हो जाएंगे? गिरिराज किशोर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। समझ आ गया इस शब्द के बारे में। दूसरी बात, इस पुस्तक को वैसे आप यहाँ पे पुस्तक देख सकते हो, ये है गिरिराज किशोर की पहला गिरमिटिया और ये किसके ऊपर आधारित है? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर केंद्रित उपन्यास है, जहां पर महात्मा गांधी ने वहां पर जो बंधु मजदूर जो थे उनको न्याय और उनके अधिकार दिलाने के लिए जो प्रयास किया था उसके बारे में ये पुस्तक है। और इस पुस्तक को आपका व्यास सम्मान भी मिल चुका है। अगर मैं व्यास सम्मान की बात करूं तो वो कब दिया गया था? वो दिया गया था सन 2000 में। इस पुस्तक को अगर व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। कब से शुरुआत हुई इसकी? 1991 से इसकी शुरुआत हुई और अभी हाल ही में 2024 में जो दिया गया वो किसको दिया गया? वो दिया गया सूर्यबाला। ये ध्यान रखना, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2024 का व्यास सम्मान दिया गया सूर्यबाला को। उनकी रचना है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इस नाम से है। सूर्यबाला को 2024 का व्यास सम्मान दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वैसे आप इसको वैसे भी याद रख सकते हो, ये तो मैंने आपको एक स्टोरी के तहत बताया। जैसे यहाँ पर आप देखो गिरमिटिया में ये क्या है? यहाँ पे गिर है ना, गिर से आप गिरी बना सकते हो। गिरिराज किशोर। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम किस वर्ष आपका लागू किया गया? आपको पता है आधार एक यूनिक आइडेंटिटी भारत सरकार के द्वारा चलाई गई। अच्छा, आधार की शुरुआत कब हुई थी आधार कार्ड की? 2009 में। और 2009 में भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने इस प्रकार का बायोमेट्रिक बेस्ड यूनिक आइडेंटिटी सिस्टम शुरू किया था। भारत पहला देश बना था। उसके बाद आपको पता है जो जितनी भी सेवाएं हैं, जो वित्तीय सेवाएं हैं, जो भी सब्सिडी या जो लाभ दिए जाते हैं गवर्नमेंट से, वो सारे के सारे आधार कार्ड के बेस पे दिए जाते हैं। अभी जो नई आपकी आईडी आई है फैमिली आईडी, उस पर भी दिए जाते हैं, लेकिन आधार कार्ड आपका ज्यादा जेन्युइन इसमें माना जाता है। तो ये आपका अधिनियम किस वर्ष आया था? 2016 में आया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसका गैजेट नोटिफिकेशन भी आपका जारी किया गया था मार्च 2016 के अंदर। ठीक है, कि इसी के बेस पे आपको जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी आपको दी जाएगी। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई? पहली बात तो हमें सार्क की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। ओके, इसके सदस्य कितने हैं? टोटल मेंबर अगर आपसे पूछे तो इसके मेंबर हो जाएंगे टोटल 8। कौन कौन से? जो भी अपने भारत के आसपास के देश है, जैसे अपना भारत है, इसके बाद नेपाल है, भूटान, ऊपर की तरफ देखोगे तो आप पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नीचे श्रीलंका, बांग्लादेश। कितने हो गए? 3 2 5 6 7 और एक अपना बच गया मालदीव। ये आपके 8 वो देश है जो आपके सार्क के मेंबर हो जाएंगे। सबसे बाद में जो ऐड किया गया ना वो अफगानिस्तान को ऐड किया गया। कब? 2005 में 13वां जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर अफगानिस्तान को शामिल किया गया। पहले 7 थे, अभी एट प्रेजेंट में 8 हो जाएंगे। और इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन डी राइट आंसर 1985 में। एक सबसे ज्यादा पूछा जो क्वेश्चन गया है इसमें वो ये है कि इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ? प्रथम सम्मेलन, तो प्रथम सम्मेलन इसका हुआ ढाका बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश में इसका प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। डी ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर है।
नेक्स्ट है सेंटर सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। अच्छा, हमें इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे इंग्लिश का हिंदी के अंदर सेम एज इट इज ट्रांसलेट करके दे दिया। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? अगर मैं कहूँ इसकी स्थापना कब हुई, तो ये आपकी स्थापना हुई 1 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई। तब ये कहाँ पर इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? तो वो की गई हिसार में, ठीक है। और बाद में इसी को ही अक्टूबर 1969 में इसको शिफ्ट कर दिया गया करनाल में, और आज ये प्रेजेंट के अंदर कहाँ पे है? ये करनाल में स्थित है। ऑप्शन सी आपका जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखना, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अपना करनाल के अंदर है। लेकिन जब शुरुआत इसकी हुई, जब शुरू में ये बना, तब कहाँ पे था? हिसार में। मार्च से लेकर अक्टूबर तक, अक्टूबर में इसको शिफ्ट किया गया करनाल के अंदर। ओके, सी ऑप्शन राइट आंसर। मिट्टी की बात हुई है तो मृदा दिवस हम कब मनाते हैं? मृदा दिवस 5 दिसंबर को मृदा दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर ह्यूमन राइट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई, और इसीलिए हम 10 दिसंबर को एक दिवस मनाते हैं, वो है आपका ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का एक कमीशन है जिसको हम जानते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, ह्यूमन राइट कमीशन। ये कब बना था? ये बना था आपका 1993 में। 12 अक्टूबर 1993 को NHRC की स्थापना की गई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। अब हमें हरियाणा का भी पता होना चाहिए, यानी कि हरियाणा HHRC, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी सितंबर 2012 के अंदर। और कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। अभी 8 प्रेजेंट में इसके चेयरमैन, ध्यान रखना, अगर मैं कहूँ जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग अभी हरियाणा का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके आपके चेयरमैन कौन है? वो है जस्टिस ललित बत्रा। ओके, तो ये आपका करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट, इन कॉकरोच फर्टिलाइजेशन इज, कॉकरोच में जो फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन है, वो आपका कैसा होता है? तो आपका फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक आपका इंटरनल होता है और एक आपका एक्सटर्नल। मोस्टली आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, जहां पे इंटरनली फर्टिलाइज होता है, फीमेल के अंदर फर्टिलाइज होता है, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जहां पे एक्सटर्नल होता है, वहां पे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आते हैं, लेकिन कुछ एक एक्वेटिक जो है ना, वो आपके इसमें आते हैं एक्सटर्नल में। जैसे अगर मैं कहूँ फिश है, फ्रॉग है, ये आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आते हैं। बाकी मोस्टली आपके सामने जो आएंगे वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बाजार स्थिरीकरण योजना, यानी कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला देखा है कि बाजार स्थिरीकरण योजना RBI के द्वारा एक मौद्रिक नीति हस्तक्षेप है, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता या जो मुद्रा है उसको वापिस लाया जाता है। दूसरा MSS, यानी कि यही है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, वो दिसंबर 2020 में पेश किया गया था। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जो पेश किया गया वो कब, यानी ये कब आया? आपका अप्रैल 2004 में आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपका सेकंड गलत है और पहला आपका ठीक है। तो राइट आंसर आपका ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी इसकी। दूसरा, यहाँ पर RBI का जिक्र हुआ है, तो RBI के बारे में करंट का भी एक पॉइंट है, करंट का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। RBI की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट कौन सा था? RBI एक्ट 1934 का। 1934 के एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कमीशन किस कमीशन के तहत, किस कमीशन की सिफारिश पे? तो हिल्टन यंग कमीशन, इसको हम यंग हिल्टन आयोग कह सकते हैं या हिल्टन यंग आयोग कह सकते हैं, एक ही बात है। अगली बात, इसके अभी 8 प्रेजेंट में चेयरमैन, सॉरी गवर्नर कहते हैं ना, गवर्नर। अभी 8 प्रेजेंट में इसके आपके गवर्नर कौन है? तो इससे पहले आपको पता है 25वें नंबर के, कई बार पेपर में भी पूछा गया, शक्तिकांत दास थे। अभी 26वें नंबर के आपके बन चुके हैं, और 26वें नंबर वाला जो है ना, ये बिल्कुल पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। और 26वें नंबर के अभी हमारे हैं राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले संजय मल्होत्रा। ठीक है,
कहाँ के? राजस्थान के बीकानेर के हैं। ये अभी एट प्रेजेंट में 26वें नंबर के आपके गवर्नर हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जब 1935 में इसकी स्थापना हुई थी उस समय पे कोलकाता इसका हेडक्वार्टर था, और बाद में 1937 से कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई। और आज एट प्रेजेंट के अंदर इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर मुख्यालय हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रुप इज, हॉरिजॉन्टल ग्रुप का एग्जाम्पल कौन सा है? क्षैतिज ग्रुप का उदाहरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका सहकर्मी समूह, पीयर ग्रुप हो जाएंगे। ये वो होते हैं जिनकी रुचि, इंटरेस्ट सेम होता है, जिनकी कंडीशन सेम होती है, वो आपके पीयर सहकर्मी समूह आपके हो जाएंगे, और ये आपके हॉरिजॉन्टल ग्रुप में आते हैं। इंडिया विल डेवलप ए नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फेसिंग डाउन एचएफसी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। एचएफसी को बंद करने के लिए उद्योग के परामर्श से भारत एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करेगा, और कब तक इसको समाप्त कर देगा? ये आपका उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2023 का। तो सी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एचएफसी हमारा मोस्टली किस में यूज होता है? रेफ्रिजरेटर में, एसी में, इनमें यूज होता है। हाउ मेनी मेंबर स्टेट आर देयर एट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? डब्ल्यूएचओ के अंदर आपके टोटल कितने देश सदस्य हैं अभी वर्तमान के अंदर? तो सबसे पहले डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है, कब बनता है? 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है, और इसकी स्थापना हुई इसीलिए हम 7 अप्रैल को एक दिवस मनाते हैं जो हमारा है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। कुछ इंपॉर्टेंट डे होंगे उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जैसे आज अपना 15 जनवरी है, आर्मी डे के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा, और इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है। अब बात यहाँ पर आती है कि अभी वर्तमान में इसके टोटल कितने सदस्य राज्य है या स्टेट, क्या बात कर सकते हो, कितने देश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी टोटल इसके 194 मेंबर है, 194 मेंबर देश है, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन, एमपीसी की वैल्यू आपकी किसके बीच में लाई करती है? जैसे एमपीसी की फुल फॉर्म क्या है आपका? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, तो एमपीसी की फुल फॉर्म पूछेगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी है एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप खुद इसका आंसर बताओगे। अगर मैं आपको कहूं एमपीसी आखिरकार होता क्या है, तो एमपीसी आपका रेशियो होता है किस किस का? चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, इनका रेशियो होता है आपका एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो कि किसी व्यक्ति की इनकम है, वो पहले 1000 थी, अभी उसकी इनकम 100 बढ़ के कितनी होगी? 1100 हो गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या देखा, चेंज इन इनकम में कितना चेंज है? 100 रुपए है, मतलब नीचे तो हम 100 लगाएंगे। अब वो कंजप्शन, पहले कुछ कंजप्शन कर रहा था, अब कंजप्शन में क्या करेगा? या तो वो कंजप्शन 0 करेगा, ठीक है, या वो कंजप्शन 10 करेगा। मैक्सिमम कितनी कर सकता है? 100 ही कर सकता है ना। इनकम चेंज होने के बाद उसने कंजप्शन में कितना चेंज किया? या तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, या मैक्सिमम 100 करेगा। तो यहाँ से आपका कितना बन जाएगा? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए आपका एमपीसी की वैल्यू कितनी है? ऑप्शन ए जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉमनली कॉल्ड, थायराइड ग्रंथि का बड़ा होना सामान्यतः क्या कहलाता है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है? ये गले में होती है, और ये बड़ी होती है, उससे उसको क्या कहा जाता है? उसको घेंगा या गोइटर कहा जाता है। किस वजह से होती है? आप अच्छे से जानते हो, हम पढ़ते हैं आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्या हो गया? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। ऑप्शन ए जो है वो आपका इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिमूव्ड यूजिंग स्क्रबर, स्क्रबर का प्रयोग करके किस गैस को हटाया जा सकता है? तो स्क्रबिंग सिस्टम जो है या स्क्रबर जो है वो आपका किसको रिमूव करने के काम आता है? ये आता है एसिड गैसेज को रिमूव करता है, एसिड गैसेज को। अब एसिड गैस कौन कौन सी है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, तो यहाँ से हम आंसर लगाएंगे कौन सा? हम पढ़ते हैं एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन होती है प्रदूषण की वजह से, जिसकी वजह से हमारा ताजमहल खराब हो रहा है, कलर उसका येलोइश हो चुका है। तो एसिड रेन में हम किसकी बात करते हैं मुख्यतः? कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। ये एक एसिड गैस है, और स्क्रबर हमारा मोस्टली यूज किसके लिए होता है? कि एसिड गैस को रिमूव करने के काम आता है। सेकंड ऑप्शन। जिसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विशिष्टता पर जोर दिया और समग्र रूप से भारतीय समाज का अध्ययन किया, वो हमारे कौन कहलाते हैं? परंपरावादी है, राष्ट्रवादी है, कोस्मोपॉलिटन है, या रेडिकलस है? तो ये कौन से हो जाएंगे?
तो जिसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशिष्टता पर जोर दिया वो लोग हैं जो समाज की पुरानी रीति रिवाजों को, पुरानी जो रीति रिवाज है उनको, मान्यताओं को समर्थन करते हैं और वे पुरानी मान्यताओं को ज्यादा महत्व देते हैं और ये नहीं चाहते कि बदलाव हो कुछ उसमें। तो वो कौन से होते हैं? हमारे परंपरावादी होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम डायरेक्टली इसके ऊपर बात ही कर रहे हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लेप्रोसी डे? विश्व कोढ़ दिवस 2021 की थीम यहाँ पे पूछी गई है। सबसे पहले कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जनवरी महीने के लास्ट संडे को, है ना। जैसे कुछ डे के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, इनमें से कई बार क्वेश्चन आ ही जाता है। हर साल जनवरी के लास्ट संडे को आपका ये वाला डे मनाया जाता है। और इस बार ये 2021 की देखिए, आप यहाँ पे 25 लिख सकते हैं कि 2025 की यहाँ की थीम जो है वो क्या हो जाएगी? वो थीम हो जाएगी आपकी बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर द मेंटल वेलबींग। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। किस अकॉर्डिंग है? ये 2025 की थीम बता रहा हूँ मैं आपको। 2025 की थीम कौन सी है? ऑप्शन बी आपका जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा किस शोध तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको देख लेना। अगले देखते हैं। इन विच बैटल पुलकेशिन सेकंड किल्ड मंगलेश? पुलकेशिन द्वितीय ने किस युद्ध में मंगलेश का वध किया? तो मंगलेश था कौन? पुलकेशिन था कौन? हम बात करते हैं चालुक्य वंश की। तो चालुक्य वंश का एक शासक था, उसका नाम था कीर्तिवर्मन फर्स्ट। ओके, कीर्तिवर्मन फर्स्ट जो है इसी का बेटा कौन? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, वो कीर्तिवर्मन की डेथ हो जाती है, इसका भाई था मंगलेश, और इसकी मृत्यु होने के बाद मंगलेश जब वो गद्दी पे बैठ जाता है, बाद में पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध किया और मंगलेश का वध किया और दोबारा से चालुक्य डायनेस्टी पर कब्जा करता है और यहाँ पे शासन करता है। तो ये किस युद्ध की बात कर रहा है? तो वो है एल वतु सिबिंगे। ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। नाम इसका पढ़ लेना, इतना बड़ा है। युद्ध हुआ था किस किस के बीच में? पुलकेशिन द्वितीय और मंगलेश के बीच में। यहाँ पर ये मंगलेश को हराता है और चालुक्य वंश या चालुक्य डायनेस्टी पे दोबारा से अपना अधिकार जमाता है। ओके, दूसरी बात है यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है नर्मदा। अगर मैं कहूँ, हम पढ़ते हैं नॉर्मली हरियाणा जीके के अंदर हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन और किसका? पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक युद्ध होता है। पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध होता है। ये युद्ध आपका किस नदी के किनारे होता है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे होता है। नर्मदा नदी, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेम द डिपॉजिट हैव फिक्स्ड पीरियड टू मैच्योरिटी। उस जमा का नाम बताइए जिसकी एक निश्चित परिपक्वता अवधि होती है। हम नॉर्मली आपने घर में भी सुना होगा, एफडी करवाते हैं, है ना। एफडी करवाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। और उसमें क्या होता है? आपका एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, टाइम होता है उसका कि इतने साल के बाद आप उसको निकाल सकते हो। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं, उसी को हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। एक ही बात है, टाइम डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, या इसको हम टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। ये इसी के नाम है सारे के सारे। तो उस जमा का नाम बताइए जिसकी एक निश्चित परिपक्वता अवधि होती है, फिक्स्ड पीरियड होता है। तो कौन सा? टाइम डिपॉजिट होता है। एफडी करवाई 5 साल के लिए, दोबारा से करना होगा तो उसको निकाल के दोबारा से आप नेक्स्ट एफडी में लगा सकते हो। ओके, बी ऑप्शन। कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ डैश ऑफ द प्रोटीन। तो इसका आपका राइट आंसर विप्रकृतिकरण, सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट है, भारत में औषधियों का मूल्य डैश के द्वारा उपभोक्ताओं तक संशोधित पहुंच के साथ आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों की निरंतर उपलब्धता और वहनीयता को सुनिश्चित करने की नियमित करता है। साफ सी बात है, जो ड्रग्स होती है, जो दवाइयां होती है, जो औषधियां होती है, वो उपभोक्ताओं तक पहुंच सके एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर और अफोर्डेबल हो, अवेलेबल हो। इसको रेगुलेट कौन करता है? वो करता है नेशनल फार्मान्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। सी ऑप्शन जो है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ए डैश विच इज लुक्ड आफ्टर बाय एन ऑफिसर ऑफ, हिंदी में पढ़ते हैं, जिलों का एक समूह एक डैश बनाता है जो पुलिस उप महानिरीक्षक पद के एक अधिकारी की देखभाल रहता है। रेंज हो जाएगा ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर है। एस्केरिस डैश में रोग होता है। एस्केरिस डिजीज जो है ये किसका रोग है? तो ये आपका आंत का रोग हो जाएगा, इंटेस्टाइन का। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कहाँ पे होता है? जहाँ पे साफ सफाई ज्यादा नहीं होती, जहाँ पे स्वच्छता का इशू होता है, वहां पे आपका ये वाला रोग होता है, एस्केरिस। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में रिपीट में आ सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। तो अपना बी ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, माजुली द्वीप जो है वो किस नदी पर है? कावेरी, गंगा, भागीरथी या ब्रह्मपुत्र?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका माजुली द्वीप हो जाएगा। ये है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछे किस नदी पर है? बड़ा द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। नाम क्या है? माजुली द्वीप या माजुली आइलैंड हो जाएगा। एरिया कितना है इसका? लगभग 352 वर्ग किलोमीटर में है टोटल एरिया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आपका द्वीप या आइलैंड हो जाएगा। इसको 2016 के अंदर आपका जिला बना दिया गया। 2016 में भारत का ये पहला द्वीप बना, भारत का पहला द्वीप जिसे जिला बनाया गया, इसे जिला बनाया गया। ओके, तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी जो है वो बन जाएगा। कहाँ पे है भी बात करते हैं इसके ऊपर, एक बार यहीं पे लिख लो इसको। माजुली द्वीप कहाँ पे है? ये असम में है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। अब ये मैप में आप यहाँ पे देख सकते हो, जो अपनी नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। कहाँ से निकलती है ये? तिब्बत से। तो तिब्बत में जहां से ये निकलती है वहां पर इसका नाम जो है वो है टी सांगपो या सांगपो के नाम से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है यहाँ पर इसका नाम हो जाता है दिहांग। ठीक, आगे आगे आपका असम, और जैसे ही असम में आती है यहाँ पर इस ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका नाम यहाँ पे असम में आकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। उससे पहले दिहांग, उससे पहले टी सांगपो हो जाएगा। उसके बाद ये कहाँ पे जाती है? बांग्लादेश में। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जब ये जाती है तब इसका नाम होता है जमुना। ओके, तो ये कभी नदियों के पॉइंट जब आएगा अलग से हम बात करेंगे। और यहीं पर आप देख सकते हो जैसे आपका क्या है, एक ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, एक धारा इधर से निकली है, किधर से? ये आपका है आइलैंड, जिसको माजुली द्वीप के नाम से हम जानते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अच्छा, ट्रिब्यूनल हमारे क्या काम करते हैं? ट्रिब्यूनल का जो काम होता है कोर्ट की तरह ही होता है, और इनका काम होता है जैसे कोर्ट की पेंडेंसी है, कोर्ट के पास ज़्यादा वर्कलोड है तो वहाँ का जो वर्कलोड कम करना और कोर्ट की तरह काम करना, न्याय देना, जो कुछ डिस्प्यूट होते हैं उनको सोल्व करना, ये काम आपका ट्रिब्यूनल का होता है। और इसका आपका आर्टिकल है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 323A बन जाएगा। अब हम कई बार, आपको पता होगा, हम कई बार बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कि जब भी कभी भी आपसे ये पूछे कि ये किस में जोड़ा गया था, जब जोड़ने की बात आई तो हमेशा हम किसकी बात करते हैं? 42वें संविधान संशोधन की। तो इसके तहत ही आपका 323A 323B ये जोड़े गए थे। इसमें 42वें संविधान संशोधन में। हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इनका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ उस समय पे ये भी आपके ऐड कर दिए गए। ठीक है, 323A और 323B। और भाग कौन सा है? ये भाग हो जाएगा आपका 14A के अंदर आपका ऐड कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना अपना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेट करने के लिए आपका 323A आर्टिकल है, जो कि कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपका किया गया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन थे अपने। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे समझ आए होंगे। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप लास्ट तक यहाँ तक पहुंचे हो तो बिल्कुल सेशन को लाइक कर दें। अगर आपको अच्छा लगता है, और नहीं लगता तो डिसलाइक करके अपना रिव्यू बिल्कुल दें कि इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए और ये चीज़ें कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।